Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliya Ji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़। तो बच्चों सेकंड ईयर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के डिबेंचर चैप्टर पे चल रहे हैं। डिबेंचर चैप्टर में हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे अंश और ऋण पत्रों में अंतर। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, याद करके जाना। 10 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि अंश और ऋण पत्रों में अंतर लिखिए। और मैं तो कहता हूँ कि पूरी बुक में जहाँ जहाँ अंतर दे रखे हों, अंतर तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग अंश और ऋण पत्रों के अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर हमारे पास है पूंजी अथवा ऋण के कंसेप्ट में। अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, जबकि ऋण पत्र ऋण का हिस्सा है। धारक अंशधारी को, अंशों के धारक को अंशधारी कहते हैं, ऋण पत्र के धारक को ऋण पत्रधारी कहते हैं। स्वामित्व की प्रकृति, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी लोन देने वाले होते हैं। लाभांश, अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाता है। लाभांश या ब्याज की दर ऋण पत्रधारियों इक्विटी अंशों की दशा में लाभांश की दर पूर्व घोषित नहीं होती, जबकि ब्याज जनरल वे में हमेशा पूर्व घोषित होता है। पुनर्खरीद, अंशों के मामले में कंपनी चाहे तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में पुनर्खरीद कर सकती है, बाय बैक ऑफ शेयर खरीद सकती है और खरीदने के बाद रद्द करना होता है। कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों को मार्केट से खरीद सकती है, विनियोग के रूप में रख सकती है, पुनर्विक्रय कर सकती है और रद्द भी कर सकती है। देखिए कंडीशन चेंज हो गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो केवल पुनर्खरीद हो सकती है, रद्द करना है। लेकिन ऋण पत्रों की बात करें तो खरीद कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं, पुनर्विक्रय हो सकता है और रद्द भी कर सकते हैं। समापन की स्थिति देखिए के समय भुगतान प्राथमिकता, अंशधारियों को भुगतान आप जानते हैं कि अंत में होता है, पूंजी का भुगतान होगा, लेकिन ऋण पत्रधारियों को भुगतान पहले हो जाएगा। अभी हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र की बात करी थी। तो सभी का ऋण पत्रों का पेमेंट पहले होता है क्योंकि ये सुरक्षित ऋण पत्र माने जाते हैं। समापन के समय आधिक्य संपत्तियों पर अधिकार, तो जो अंत में पैसा बचेगा संपत्तियों का, उसमें अंशधारियों का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारियों का अधिकार नहीं होता। तो ये हुआ अंतर की बात। अब चलते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित लेखा। बच्चों, ये ऋण पत्रों से संबंधित निर्गमन का जो लेखा है वो 3 प्रकार से होता है। इस 3 प्रकार में से आज के वीडियो में हम पहले या दूसरे प्रकार पर जाने की कोशिश करेंगे। पहला जो प्रकार है, जैसे आप शेयर्स को किस्तों में इश्यू करते आए हैं, पहला प्रकार है ऋण पत्रों का इश्यू करने का, नकद हेतु ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। दूसरा जो हमारे पास प्रकार है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, समवर्ती प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर्स का निर्गमन। और तीसरा हमारे पास है ऋण पत्रों का निर्गमन संपत्तियों के बदले निर्गमन। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर आप याद कर लो 3 तरीके का होता है। पहला तरीका जो है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, पैसे के अगेंस्ट में। ये किस्तों में आप लोग इश्यू करेंगे, वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 किस्तें हम लोग बनाएंगे। सेकंड नंबर पे जब हम सीखेंगे तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब डिबेंचर्स का गिरवी के रूप में जब इश्यू कर दिए जाते हैं, गिरवी रख दिए जाते हैं डिबेंचर्स, तो उसे हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं, समपार्श्विक प्रतिभूति। और इश्यू ऑफ डिबेंचर
इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स या फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। तो ये 3 तरीके के इश्यूज कंपनी कर सकती है। पहला इश्यू हम लोग कैश वाला आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसलिए दिखा रहा हूँ पहले ही नंबर पे कि आप लोगों ने एप्लीकेशन वाली एंट्रीज आप लोगों ने देखी हुई है, तो ज़्यादा उसमें मुझे डीप में वापस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स कंपनी लिमिटेड ने जनता में अभिदान के लिए 100 रुपये वाले 4000 ऋण पत्र प्रस्तावित किए। कंपनी को 5000 ऋण पत्रों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आवेदन आए। तो आप लोग जानते हैं 4000 इशू हुए, 5000 आवेदन आए। प्रार्थियों को ऋण पत्र यथानुपात बंटित कर दिए गए, प्रोरेटा अलॉटमेंट, जैसे हम लोग शेयर्स में करते हैं कि एप्लीकेशन मनी जितनी ज़्यादा आई है उसको हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। ऋण पत्रों पर देय विभिन्न राशियां निम्न प्रकार थी। प्रार्थना पत्र के साथ 30 रुपये, बंटन पर 40 रुपये, प्रथम मांग पर 20 रुपये, द्वितीय मांग पर 10 रुपये। एक व्यक्ति ने जिसके पास 100 ऋण पत्र थे, बंटन के समय देय राशि का भुगतान नहीं किया। उसने बंटन पर देय राशि का भुगतान प्रथम मांग के साथ कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने जिसके पास 200 ऋण पत्र थे, बंटन राशि के साथ ही भविष्य की सभी मांगों का अग्रिम भुगतान कर दिया। नकद व्यवहारों सहित हमें एंट्रीज बनानी है। तो चलिए पहले देखते हैं। पहली एंट्री 5000 एप्लीकेशन आई हैं और एप्लीकेशन पे 30 रुपये मांगे हैं। 5000 इंटू 30 1.5 लाख रुपए से एंट्री बनाओगे। बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5000 इंटू 30 1.5 लाख रुपए से। अगली एंट्री बना दो 4000 शेयर से। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 4000 शेयर पे 30 रुपये एप्लीकेशन मनी के 1,20,000 रुपये। 30,000 रुपये एडवांस है, याद रखना। चलिए अलॉटमेंट ड्यू कर लो 4000 शेयर पे। अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो है 40 रुपये। अलॉटमेंट की एंट्री बना दो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 4000 शेयर पे 40 रुपये, 1,60,000। 30,000 यहाँ के एडवांस हैं। चलिए इसे देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 30,000 एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया। प्रोरेटा की एंट्री बना दी है हमने 30,000 रुपये से। इसके बाद बच्चों आप अलॉटमेंट रिसीव करनी है तो एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर कॉल्स इन एडवांस। तो जब हम यहाँ अलॉटमेंट पे प्राप्त राशि की बात करेंगे तो हमने 1,60,000 में से 30,000 पहले ही प्राप्त कर लिए। 1,30,000 प्राप्त करने हैं और 1,30,000 रुपये क्योंकि 100 शेयर पे पैसा प्राप्त नहीं होगा तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 3,900 ये अमाउंट आपका आ जाएगा 1,26,750। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1,60,000 में से 30,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ चुका था, एक्सेस मनी था। तो 1,30,000 अपॉन 4000 इंटू 3,900 शेयर करोगे तो ये अलॉटमेंट पे प्राप्त राशि कैलकुलेट हो जाएगी। और एडवांस मनी जो इन्होंने कहा था वो थी प्रश्न में, ये देखो 200 शेयर पे 20 और 10 30 रुपये एडवांस है। 200 शेयर पे 20 और 10 30 रुपये एडवांस है तो 6,000 रुपये एडवांस होगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,32,750 से। चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू करिए। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 4000 शेयर पे 20 रुपये 80,000 रुपये से ड्यू हो जाएगा। इसी समय एडवांस भी एंट्री लिखिए। बैंक की एंट्री बनानी है हमारे को। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 200 शेयर पे 20 रुपये एडवांस आए थे, ये वाले 4,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 80 में से 4,000 हमें अलॉटमेंट के साथ एडवांस मिल गए थे तो 76,000 फर्स्ट कॉल पे मिलना बाकी है। एरियर कुछ नहीं है। अब इन्होंने एक और लाइन प्रश्न में कही थी कि जो डिबेंचर होल्डर ने 100 शेयर वाला था, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल पे वो पैसा दे दिया है
तो अलॉटमेंट पे जो बच्चों एरियर आया ये 1,30,000, ये जो 3,250 नजर आ रहा है 1,30,000 माइनस ये वाला फिगर 3,250 रुपए अलॉटमेंट के यहाँ रिसीव होंगे। आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 3,250। ये एंट्रीज आप कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग अलग भी बना सकते हो। फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू कर लो, रिसीव कर लो। डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 4,000 शेयर पे 10 रुपए 40,000 रुपए। इसके बाद डिबेंचर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल 2,000 रुपए 200 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए एडवांस सेकंड कॉल का समाप्त हो जाएगा। और अब 40,000 में से 2,000 रुपए पहले एडवांस में आ चुके हैं, तो हम लोग एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल 38,000 रुपए। तो ये हुआ हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डिबेंचर इश्यू के सेकंड पार्ट पर चलेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें मैं अभी आज की क्लास में आपको एंट्री वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समबाज पार्श्विक प्रतिभूति कि जब डिबेंचर को गिरवी रखा जाता है लोन लेने के लिए, तो बेसिकली हम मॉर्गेज कर रहे हैं ऑफ डिबेंचर टू बैंक। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो तो बैंक लोन लेने की है। तो बैंक लोन लेने की एंट्री क्या बनती है बच्चों? सिंपल एंट्री बना दो कि सर बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है टू बैंक लोन, ये एंट्री बना दी। अब मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो 5 लाख रुपए से तो गिरवी ज्यादा रखना पड़ेगा। 7 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रख दिए, तो गिरवी रखने में अब हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी के 2 कंसेप्ट हमारे पास हो जाएंगे। ₹7 लाख के डिबेंचर इशू कर गिरवी रखे हैं, तो 7 लाख की गिरवी रखने में हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। ध्यान देना, कंसेप्ट यहां से शुरू हो रहा है। बेसिकली पहला कंसेप्ट जो हमारे पास है बच्चों, आप एंट्री बनाओ मत, या एंट्री बना दो। अगर आप एंट्री नहीं बनाते हो तो केवल बैलेंस शीट में जहां आप बैंक लोन लिखोगे, उस बैंक लोन के ब्रैकेट में लिख दो ₹7 लाख डिबेंचर have been issued as collateral security। जहां बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैंक लोन जाएगा जिस हेडिंग में, उस हेडिंग के अंदर साथ में ब्रैकेट में लिख दो, एंट्री मत बनाओ, और बैलेंस शीट में लिख दो 7 लाख रुपए के साथ हमने समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर को रखा है। अगर आप अर्थ करते हैं एंट्री बनाने की, तो एंट्री बना लीजिए। क्या एंट्री पास करोगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री पास हो जाएगी। बैलेंस शीट में डिबेंचर आपको लायबिलिटी साइड में लिखने होंगे, डिबेंचर सस्पेंस आपको बैलेंस शीट एसेट्स लॉसेस में लिखना होता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए चेंजेस के अनुसार, क्योंकि अब लॉसेस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन गया है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। और अब एक मात्र तीसरा केस बचा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमने ये कंसेप्ट देख लिया है कि इश्यू, आज क्या क्या देख लिया, एक तो अंतर देख लिया अंशों और शेयर इसमें डिबेंचर्स में। इसके बाद में हमने इश्यू की एंट्रीज देख ली हैं फॉर कैश वाली, और
कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट सीख लिया। कोलेटरल सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति। इसका मतलब है बैंक लोन लेने में डिबेंचर्स को गिरवी रख देना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 5 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट में 7 लाख रुपए गिरवी रख दिए हैं, कि डिबेंचर गिरवी रख दिए, तो आप बिना एंट्री बनाए भी कंसेप्ट लिख सकते हो और विद एंट्री भी बना सकते हो। 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इश्यू करने पर क्या एंट्री बनती है, तो एंट्री याद कर लो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने साथियों से सब्सक्रिप्शन करवाएंगे और मैक्सिमम बच्चों को हमारे सब्जेक्ट के वीडियोस का बेनिफिट दिलाएंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।